हेलो। आज कौन कौन है? आर यू एबल टू लिसन मी? किसरा? प्लीज बी ऑनलाइन। आर यू देयर? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Sir, fine. आज भी आप अकेले हो? Yes, sir. हम्म? सर 14th अगस्त को क्लास हुई थी? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। ओके सर। 14 को नहीं हुई थी। 14 वाली क्लास देखते हैं, आगे कभी करेंगे। सो अपना मटेरियल पढ़ा आपने? यस सर। चारों ब्लॉक पढ़े? सर चारों तो नहीं, लेकिन स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया है। यस सर। जहाँ तक हमने पढ़ाया वहाँ तक पढ़ लिया पूरा? यस सर, पूरा पढ़ लिया। आगे क्या था इसमें? ब्लॉक 1 में भी कुछ बचा हुआ था शायद। सो इसमें आपने पढ़ा होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स। देखिए कहाँ तक पढ़ा आपने। लेकिन प्रीवियस साइकिल्स ये सब हमने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग की नीड क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है ना। फाइनेंशियल बिजनेस वाले अलग, फाइनेंशियल अलग, क्वालिटी पैरामीटर्स अलग, देन डेफिनेशन डिफिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस की। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब हमने पढ़ा। अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये चार्ट भी हमने प्रॉपर डिस्कस किया था। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये देर आर 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। लिमिटेशंस आल्सो, जो बेसिस, ये भी हमने डिस्कस किया। और अकाउंटिंग, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डेट आल्सो टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा था। एक चीज़ और पढ़ा था हमने, देन क्या था, अकाउंटिंग प्रोसेस। यस, अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यही पढ़ा। एक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सब हमने पढ़ा था। ये
योर नेम इज किसरा ना? किसरा? Yes, sir. ओके। सो डबल एंट्री पढ़ा आपने ये? प्लीज टेल मी, डबल एंट्री आपने पढ़ा? No, sir. थोड़ा सा डिस्कस तो किया था उस दिन हमने। डबल एंट्री बेसिकली जो परचेजर है ना, सॉरी जो सेलर है, वो सेलर अपने यहाँ पे जो आ रहा है इनपुट के रूप में, जितना भी सामान आ रहा है उसको भी एंटर करता है, उसमें से कितना कम हुआ, और साथ में जो जा रहा है उसका को भी एंटर करता है। जैसे देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे दिया, Yes, sir. Yes, sir. ताकि वो मैच कर पाए, कोई चीज़ छूटे ना, है ना। दोनों मैच करना चाहिए। डबल एंट्री इसलिए करते हैं हम, क्रेडिट क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। आगे क्या था हमारा? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, शायद ये हम नहीं किए थे। ओके, आज इसी को शुरू, प्रोजेक्ट लूंगा नहीं सर, इसी को yes, so this is a very basic unit, and we all should be understand as a commerce student, as a commerce learner. So first, let me discuss what we are going to discuss today. See, first is explain the meaning of some basic terms of accounting. हालांकि accounting को हम full detail में पढ़ रहे हैं, लेकिन some basic terms are also there, उनको भी हम समझेंगे. There are some other terms like what are the asset, what are the liabilities, incomes and expenses. इनकम के कौन कौन से मोड हो सकते हैं, और एक्सपेंसेस के किस तरह से हम लोग एक्सपेंस को अपने जर्नल में, अपने लेजर में हम लोग उसको डालेंगे. एक्सप्लेन द नीड फॉर नेचर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. नेचर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को भी और उसकी नीड को भी वी विल ट्राई टू डिस्कस. Develop familiarity with the basic concepts to be kept in the mind of at the recording stage. You know, recording stage is the most important, where we record all the incoming and outgoing entries in the ledger and journals as well. What types of transactions are to be recorded in the cash book or ledger?
ascertain the amount of capital, liabilities and assets from the accounting and equation, and describe about the two system of bookkeeping. So ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करने का कोशिश करते हैं। आज बात करते हैं इन सब पर। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग समझ लें, उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे। फर्स्ट इज एंटिटी। If you go by word, the word entity literally means a thing that has a definite individual existence. Business entity means a specifically identifiably business enterprises like Khanna Jewelers, Prakash Pipes Limited, and many more names you must have seen in your market, Sahara Industries, or some their local names are also there. बेसिकली जिस नाम से वो जाना जाता है फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, जितने भी आपके बिजनेस में जितनी भी इवेंट्स होंगे, डेट में बी द परचेजिंग, डेट में बी द सेलिंग, डेट में बी द काइंड ऑफ बार्गेनिंग, डेट में बी द काइंड ऑफ लॉस प्रॉफिट, ऑल कम्स अंडर द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। लेकिन ट्रांजैक्शन सिर्फ दो ही होगा, आइदर इट विल बी क्रेडिट और इट विल बी डेबिटेड। ट्रांजैक्शन को भी अगर हम और डिटेल में जाएं, सो कैश ट्रांजैक्शन इज देयर, दो तरह का होता है, और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश में तो जहां मनी इन्वॉल्व हो, क्रेडिट में जहां उसकी कंपनी की जो बेस है, जिसको हम कई बार साख बोलते हैं, जहाँ पे साख इन्वॉल्व होती हो, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। या जितने भी ऑनलाइन, उस साख के ऊपर जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो कैश ट्रांजैक्शंस are those in which cash is involved, and the credit where online payments, online receipt are involved. Goods, जिसको भी जिस भी चीज़ का सर्विस इन्वॉल्व है, मीन्स आइदर परचेजिंग और सेलिंग। प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज गुड्स, जिस पर हमारा पूरा बिजनेस टिका हुआ है। डिबेटर, जो अमाउंट को एक तरह से लोन लेता है या जो उसको यूज करता है। ए डिबिटर इज वन हु ऑन सम अमाउंट ऑफ टू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, ए कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस इज ए डिबिटर टू द बिजनेस। और क्रेडिट, जो क्रेडिट करता है उसमें, जो बिजनेस में और करता है अपने अमाउंट्स को, लाइक जैसे कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कराना। देखिए, खरीदना डेबिटर हो गया और जो चीज़ों को प्रोवाइड कराना है वो क्रेडिटर हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट, इस चीज़ का जितना भी लेखा जोखा, कितना हमने लिया, व्हाट वी हैव क्रेडिटेड, व्हाट डेबिटेड, दी ऑल इंफॉर्मेशंस involved in the books of account, in the form of ledger, in the form of journal, in the form of logbook, cash book, whatever is the name. एंट्री, एवरी रिकॉर्डिंग, चाहे वो ट्रांजैक्शंस की हो, चाहे वो इवेंट्स की हो, एवरी रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एंट्री। जर्नल इज ए बुक वेयर ऑल रिकॉर्डिंग्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, डेबिट एंड पर्टिकुलर, जिस भी चीज़ का गुड्स का आप सेल और परचेज कर रहे हैं। लेजर इज आल्सो सेम, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ जर्नल, but names is different and purpose is also different. Account is classified where statement take place, और जहाँ भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। और ये जो अकाउंट है, इसमें एक तरह से टी शेप में होता है। टी शेप मीन्स एक तरफ क्रेडिट, एक तरफ डेबिट, और दूसरी तरफ लॉस और प्रॉफिट, वॉट एवर इज कमिंग। सो एक तो हो गया टू डेबिट एन अकाउंट, टू क्रेडिट एन अकाउंट, और एक ऑन अकाउंट हो गया जो आपका उसमें ऑलरेडी बचा हुआ है। तो ये हमेशा अकाउंट आपका टी टाइप में होगा। वन इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज एसेट। एसेट इज ए काइंड ऑफ, जो आपका मशीनरी में जो यूज होते हैं, वो गुड्स हो या जितनी भी उसको बिल्डिंग है आपकी, देन व्हीकल है, फर्नीचर है, स्टॉक्स है, दीज ऑल आर एसेट्स।
expenditure, whatever is being incurred for services, for benefits, for business entity is called expenditure. Equities, equities comes from kind of mutual fund or some business firm. All claims or rights over the assets of a business firm are called equities. Equities are two types, creditors and owners. The claim of outsiders are called creditor, and this all basically the claim of the owner is called owner, equity or capital. So this is kind of business term. One is also liability which are एक तरह से एक बाउंडिंग है अपने फर्म पर, जो that owner has to pay, that owner has to see what is has to pay to the parties, that is liability. Means it is also called creditors, क्रेडिटर्स इक्विटी, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, ये हमको पे करना है, ये फर्म ओनर हमको या जो भी फर्म है उसको पे करना है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लेंडर्स. So these are the liabilities. Capital is the amount which is invested in the firm. Drawing, profit, these are the losses, income, ये बहुत फेमिलियर टर्म्स हैं. गेन, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. Voucher is a document where it is a kind of proof for sale and purchase. Solvent, insolvent, bad debts, stocks. तो ये हमारे ऑल बिजनेस में जो टर्मोलॉजी हैं ये हमें समझनी चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू learn of account and accounting process and all. If we are aware about all these terms, although since day one we are discussing one by one, एक ना एक टर्म हम लोग ऐड करते हैं, फिर उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं. तो यहाँ इस पर्टिकुलर यूनिट में सारे टर्म्स को एक साथ दिया है. Whenever you get time, please read and try to understand. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई भी अकाउंट, कोई भी बिजनेस को जिसको डील करने के लिए देयर आर सम प्रिंसिपल्स, एंड दैट प्रिंसिपल हैज टू बी अंडरस्टैंड फॉर ए ओनर, फॉर ए क्रेडिटर, फॉर ए डेबिटर और फॉर ए क्लाइंट, फॉर even the managers and the workforce which are involved in the business, they all should be aware about the accounting principles. So what are the principles basically? If we go in detail, the concept may be classified into two broad groups. First is concept to be observed at recording stage while recording of transaction. Recording of transaction means writing on the journal, on the ledger, on the cash book or logbook. And second, one is important, concept to be observed at the recording stage at the time of preparing final account. यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस आप लिख रहे हैं उनको जब आप लिख रहे हैं एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, तब भी आपको ध्यान रखना है, और फाइनल अकाउंटिंग जो कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि आपको ईच एंड एवरी एंट्री हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, हैज़ टू बी रिटन इन द ledger एंड कैश बुक. ये देखिए हमने चार्ट बनाया, इट इज़ वेरी सिंपल. कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट रिकॉर्डिंग स्टेज एंड कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट रिपोर्टिंग स्टेज. रिकॉर्डिंग मीन्स जब आप जनरल वट एवर यू आर राइटिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, historical record concept, cost concept, dual aspect concept. This is all has to be recorded in journals or whatever ledger.
If you talk about reporting stage, so going concern concept, accounting period, for which period you are producing the fact, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जैसे आपको डबल एंट्री का हमने डिस्कस किया, दोनों में एंट्री मैच करनी चाहिए। दिस कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सो ये है रिपोर्टिंग के समय, इन सबको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट और जनरेट द रिपोर्ट ऑफ फर्म फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग, इनको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड इसके बाद में ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट है, देन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। इन सबको डिटेल में हमें ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो चार्ट हमने ऊपर दिया था, इनके एक एक करके इनको एक और चीज़ इसने दी है, इसके लिए जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो एक समय में आपके एसेट्स भी बन जाते हैं। सपोज कीजिए आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इन वन टर्म इट इज़ ए लाइबिलिटीज, मीन्स फर्म हैज़ टू पे देयर सैलरीज, देयर बोनस, देयर इंक्रीमेंट, but at the same time when the company grow day by day, these human resource work as a assets. Yes, वहाँ उस particular company में the labor force, work force is very trained, well mannered, well structured, so that becomes assets. क्योंकि आपने देख दूसरा जो बताया है कि कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो भी एसेट्स के रूप में काम करती है। कंपनी का जितना लाइबिलिटीज होगा, यानी कि जितने लोगों को वो पे कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दे ऑल बिकम्स एसेट्स। सर जी बोलें। सर इसमें इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जितना हमने पढ़ा है, इसमें ज़्यादा थ्योरी है, तो हमें एग्जाम में थ्योरी पार्ट ज़्यादा लिखना होगा। न्यूमेरिकल भी थ्योरी के बेस पर ही होते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल जितना भी न्यूमेरिक क्वेश्चन होगा ना, वो भी थ्योरी के बेस पर ही होगा। जैसे आपका डबल एंट्री है, लेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप लेजर बताएं क्या होता है ना। फिर एक एग्जांपल दे देंगे आपको कि इसको लेजर में आप डाल के बताइए कि इसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे इस एंट्री को। ठीक है, ये बेसिकली जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर थ्योरी भी क्लियर है, और आपका जो न्यूमेरिक अगर आता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो आप नोट कीजिए, एंड आई एम हियर टू डिस्कस। ठीक है किसरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें न्यूमेरिक में, और मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था, इट वुड बी बेटर अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, लास्ट ईयर के असाइनमेंट्स देखें, एंड यू विल गेट क्लियर पिक्चर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, ओके, एंड विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड एट योर एंड, और आपको आपके काउंसलर से किस तरह की मदद मिल सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे। तो ये तब आप पूछ पाएंगे जब आपने अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा हो, और जब आपने अपने पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपने देखे हों। मैं तो आपको लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि एक बार इट वुड बी बेटर अगर आप कुछ क्वेश्चंस आप देख लें, तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी आसान रहेगा कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ पर डिस्कस करें, ताकि जो हमारा डिस्कशन है वो दैट में ब्रिंग बेटर आउटकम्स। यस सर। सर थोड़ा डिस्टरबेंस था, इस वजह से ये नहीं कर पाई मैं। सर तो ऐसा करते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप क्लास कब होगी? हाँ वही हम कह रहे हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी है ना 21 को है, ठीक है। यस सर, बट वो दूसरे सब्जेक्ट कोई की बात है। नहीं, तो आप ऐसा करिए ना, पहले दूसरे को शुरू कर दीजिए, इसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है
तो जो इसका जो लास्ट सेकंड वाले का जो लास्ट डे होगा ना, जो सेकंड कोर्स है ना उसका लास्ट डे होगा या और कोई भी दिन होगा, उस दिन आप पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चल रही है तो उसमें पिछला वाला अगर कुछ बचा हुआ है, कुछ आपको समझना है, तो जो भी काउंसलर होंगे वो आपको पूरा मदद करने का प्रयास करेंगे। यस सर, यस सर, ऐसा थैंक यू नहीं है सर। कि अगर कोई काउंसलर पर्टिकुलर कोर्स 1 का है तो कोर्स 2 का अगर वो नहीं बता पाएँगे तो फिर कभी किसी दूसरे उसी सेम काउंसलर पर क्लास आ जाएगी, तो उस दिन आप पूछ सकते हैं। बट बेसिकली काउंसलिंग का मतलब देखिए, मैं तो आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ इस स्टडी मटेरियल को। आई नो आपके पास के बहुत सारे बच्चों के पास स्टडी मटेरियल, एंड यू आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मीन्स अभी आप लोगों ने बीकॉम में एडमिशन लिया है या किसी ने बीए में लिया है, अभी तक 10+2 में थे, फेस टू फेस पढ़ने की हैबिट है हमें, है ना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन एंड एज वेल एज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। सो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्टडी मटेरियल को उसको पढ़िए। स्टडी मटेरियल में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, आप उसको नोट डाउन कीजिए एंड आस्क विद योर एकेडमिक काउंसलर तो भी है। और अगर आपको उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, देयर इज ए स्कूल ऑफ स्टडीज़, स्कूल ऑफ स्टडीज़ को भी आप अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं, या जिन भी काउंसलर ने आपकी क्लास ली है, जिस भी रीजनल सेंटर से साथ एसोसिएटेड हुए हैं, उस रीजनल सेंटर को भी मेल भेज के अपनी इस क्वेरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में टीचर की अवेलेबिलिटी आपके पास हर समय है। जब आपको आपको लगे कि आपके वो क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप अपने काउंसलर के साथ रेज कर सकते हैं। एलएमएस पोर्टल पर आपको प्रोविज़न दिया गया है कि आप अपनी क्वेरीज रेज कर लें, वहाँ से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अपने अपने असाइनमेंट भी अब तक नहीं देखे होंगे, है ना, और अचानक आपके एलएमएस पोर्टल पर अलार्म आ जाएगा, काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट्स। सो माय एडवाइस इज दैट प्लीज डाउनलोड योर असाइनमेंट फ्रॉम इग्नू वेबसाइट एंड ट्राई टू राइट। ठीक है, इन स्टडी मटेरियल को पढ़ करके, थोड़ा काउंसलिंग से हेल्प ले करके इनको आप लिखना शुरू कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। यस सर। हाँ, देखिए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की हमने बात की। अगर आपको याद हो, आपने एक क्वेश्चन रेज किया था बुक कीपिंग में। देर आर टोटल 8 स्टेप्स हैं, डू यू रिमेंबर, जिसमें से 6+2 याद है आपको। यस सर। पहला क्या था उसमें, पहले तो आइडेंटिफिकेशन था, है ना, सर फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, यस वही। तो ये क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन, ये ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, पैरामीटर कहिए ऑफ अकाउंटिंग। उसमें एक टर्म बुक कीपिंग भी था। तो बुक कीपिंग में बेसिकली ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं बेसिकली, और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना ही एक तरह से बुक कीपिंग कहते हैं हम लोग। और यहाँ 2 तरह की बुक कीपिंग होती है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे शॉप में जो भी रखा है, वटेवर, या आप अगर फाइनेंस की आप बात करें, हमारे अकाउंट में जितना भी है उसको हम बताएंगे, हमारे में लेजर फाइल में इतना मनी हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें से कितना डेबिट हुआ। अगर हमने कोई सामान मंगाया है, उसमें से जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे, दैट वी हैव टू पे ऑन। ये हो गया आपका एक पक्ष। दूसरा, आपने जो सामान मंगाया था उसमें से कुछ बेच भी दिया आपने, वहाँ से आपको पैसे भी मिले, कुछ जो पैसे मिले उनको आप क्रेडिट दिखाएंगे। इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उनको हम डबल एंट्रीज कहते हैं, कि उस सामान, वो सामान हमारा आया शॉप में, हमने वहाँ एंटर किया, उसके बाद उसमें से जितना जितना उसको सेल हो रहा है, जिस रुपीज़ में सेल हो रहा है, हमने उसको वहाँ एंटर किया। उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे स्टॉक में बेसिकली कितना बैलेंस बचा हुआ है, और कितना हमने उसमें एक तरह से मनी इन्वेस्ट की थी, और कितना हमें वापस भी हमें गेन हो रहा है। और एट द टाइम जब हम उसको एक तरह से, चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम सामान मंगाते रहेंगे, सामान बेचते रहेंगे, तो
ऐसे में हम एक लमसम निकालने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं या लॉस की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली हमारा अकाउंटिंग है, अगर हम गुड्स की बात छोड़ दें तो हमारे में अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, दीज ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड नॉन एज डबल एंट्री। और अगर हम केवल एक ही तरफ, डबल एंट्री में 4 कॉलम्स होते हैं, है ना, और अगर हम उसको देखें सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में एक क्रेडिट भी उधर ही होगा, डेबिट भी उधर ही होगा। डबल एंट्री इसलिए इजी होती है हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्योंकि उसमें 2 साइड में, एक तरफ एंट्री, एक तरफ क्रेडिट हो रहा है, एक तरफ डेबिट हो रहा है। लेकिन सिंगल एंट्री डिफ़िकल्ट होती है, लिखने में बहुत ईजी होती है, बट टू अंडरस्टैंड और टू एनालाइज सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आइए आगे देखते हैं। इसको आप पढ़िएगा, देखिए डबल एंट्री सिस्टम को पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसके कुछ एडवांटेज भी हैं डबल एंट्री के। इट प्रोवाइड कंप्लीट एंड रिलायबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है। इट सप्लाइज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. It thus helps management in taking appropriate decisions. The arithmetical accuracy of the book of the account can be ascertained by the preparing a trial balance. The financial result, ये सारे इनके आपके प्रॉपर्टीज कहिए या एडवांटेजेस कहिए। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो बी असरटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी आप देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लॉस की तरफ जा रहा है या प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, या whether the firm is gaining or going to the loss. सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट एज गुड एज डबल एंट्री क्योंकि इसमें वन साइडेड एंट्री होती है, क्रेडिट डेबिट वन साइडेड है। सो वी प्रपोज ऑलवेज डबल एंट्री सिस्टम इन लेजर एज वेल एज जो भी हमने जितने भी बुक कीपिंग के अकाउंट हमने पढ़े, लेजर है या कैश बुक है या जर्नल है, इन सब में डबल एंट्री होती है। ये आपके कुछ लेटेस्ट समय जिसको आपको कि हमने ये पढ़ा है, ये कुछ कीवर्ड थे जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए। ये कुछ यूजफुल बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप और फर्दर इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो। अकाउंटिंग हैज सम स्टैंडर्ड आल्सो। इसको देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोसीजर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया में, बट देयर आर सम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलप द इंसाइट अबाउट द नीड एंड प्रोसीजर ऑफ इशूइंग आईएफआर को पढ़ेंगे, आईएफआर क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट को शॉर्ट में कहा आईएफआर, डेवलप द इंसाइट अबाउट द प्रोसीजर, इसका भी प्रोसीजर क्या है। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी किस तरह से आईएफआर को अफेक्ट करती है, और जो आपका कंपैरिजन करेंगे हम इंटरनेशनल और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के साथ, दोनों के सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। होता है ट्रांजैक्शंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सेकेंड, so there are many financial things, like all फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नेचर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज किस टाइप का फाइनेंशियल नेचर है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रेजेंट ट्रेंड्स, फर्दर प्रोस्पेक्ट्स, ऑल विच कम्स अंडर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उनको हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। सो कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हम कम्युनिकेट करते हैं
That is for the business purpose, for their promotions also. क्योंकि जब तक हम उस बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को हम लोग अगर बुलेटिन में नहीं डालेंगे, कोई फर्म बुलेटिन में नहीं डालेगी, तो वो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशंस हैं फॉर शेयर होल्डर, फॉर स्टेक होल्डर्स, फॉर पार्टनर्स, इन सब के, इवन फॉर ऑनर्स के लिए भी ज़रूरत है कि हमारा बिजनेस का स्टेटस क्या है, वेदर वी आर इन लॉस और इन प्रॉफिट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हम लास्ट जो प्रीवियस साइकिल्स हैं, स्लाइड्स हैं, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। These एक वन टर्म इज आल्सो कमिंग, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बार बार एक्रोनिम्स के रूप में यूज होगा, इसको भी हम थोड़ा आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट IASC भी हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो 29 जून 1973 में था, एस्टेब्लिश्ड हुई एंड गिवन सम फॉर्मूला, सम रूल्स फॉर अकाउंटिंग। सो पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो कोहलर ने एक डिफाइन किया, एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मे बी डिफाइंड एज ए कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन अकाउंटिंग बाय कस्टम्स, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। एक स्टैंडर्ड, जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो दैट इज गवर्न बाय सम रूल्स एंड सम रेगुलेशंस और सम लॉ। सिमिलरली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is also kind of code of conduct, and that said by Kohler. So this is a definition, but हमें तो नेचर पढ़ना है, what is the nature of accounting standards as per our objective of this unit. So on the basis of foregoing discussion, we can say that accounting standards are guide. Any rules, any law are guide, dictator, service provider, harmonizer in the field of accounting processing. On the same pattern, accounting standard also guide, dictator, service provider and harmonizers in the field of accounting process. आगे डिफाइन करने का सर्व एज ए गाइड टू अकाउंट, किस तरह से वो गाइड है, देन किस तरह से वो डिक्टेटर है, एंड हाउ इट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड हाउ इज इट एक्ट एज ए हार्मोनाइजर। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्व ए अकाउंटेंट्स एज ए गाइड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। दे प्रोवाइड बेसिस ऑन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। आपने पता है कि अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होता है बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन्स, कितना इनकमिंग एंड व्हाट इज आउटगोइंग, व्हाट इज आवर असेट्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज। As a dictator, accounting standard act as a dictator in the field of accounting. Like a dictator in some areas, accountants have no choice their own but to opt the practices other than those started in the accounting standard. आपने देखा होगा कि जो पिछला जो चला आ रहा है कैश फ्लो, उसी को हमें फॉलो करना है। इस तरह से ये एक तरह डिक्टेटर का भी काम करता है कि आप उससे डेविएट नहीं हो सकते। सर्व एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ये आपको सर्व करता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के साथ, मीन्स वेदर इट इज लॉस एट लॉस और इन प्रॉफिट एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को एक तरह की हमें एक इंफॉर्मेटिव टूल के रूप में काम करता है, इसलिए इसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी कहा है। हार्मोनाइजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट बायस्ड एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये बायस्ड नहीं है, इसमें किसी का कोई भी अगर अकाउंटेंट है that has to entry all the credit and debit based on vouchers। जो भी वाउचर्स आपको मिल रहे हैं उसी वाउचर्स के अकॉर्डिंग। सो ये बायस्ड नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन वाउचर्स। इसलिए कोई भी आप एंट्री रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी एंट्री आप डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज प्रूव्ड with proof, with documented, it is documented, so it act as a harmonizer।
इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे स्टैंडर्डाइजिंग अकाउंटिंग है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, देन प्राइवेट रेगुलेशन है। एक सेकेंड, यस प्राइवेट एंड देन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिससे एक फर्म को यूनिफॉर्मिटी और एक रेगुलेटरी और एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल है आपका। वन सेकेंड। यस, तो अभी हमारे ग्रुप में और कौन जुड़े हैं? वन मोर, नो, ओनली किसरा इज देयर। यस, सो प्रोसीजर फॉर इशूइंग एज, ये सब आपको थ्योरी है, इसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसको आप नोट कर लेंगे, देन इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड करंटली प्रिवेलिंग कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड। ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज ऑल गवर्न बाय आईसीआई। आईसीआई आपने सुना होगा, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे सीए की पढ़ाई होती है। तो उसने कुछ रूल भी बनाया है इसके लिए और कुछ टर्मिनोलॉजी भी डाली हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, वैसे इंटरनेशनल भी है। और जब हमको इंटरनल बिजनेस करते हैं, दैट वी ऑल हैव टू गो एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ प्रोसीजर्स बताए हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम शॉर्ट में कहें, कुछ सेटिंग द एजेंडा, एजेंडा आपका आईएफआरएस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लानिंग द प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द डिस्कशन पेपर इंक्लूडिंग पब्लिक कंसल्टेशन, डेवलपिंग द पब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड को उसके साथ श्रिंक करके ही हम आगे बिजनेस कर पाएंगे, दैट वी हैव टू सी। ये आपके इंटरनल बिजनेस के बारे में टोटल थ्योरी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ हमें आपके साथ डिस्कस हो। ये दोनों में एक तरह से डिफरेंस बताने का कोशिश किया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका जो ये इंडियन स्टैंडर्ड है, इन दोनों में कहीं क्या रिलेशन है, क्या दोनों में इक्वलिटी है, और क्या दोनों में थोड़ा बहुत एक नीड पर तो उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या सेम है या अलग अलग हैं, एंड ग्रीवेसिवनेस, बेसिस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये सब दोनों में डिफरेंस बताने का प्रयास किया गया है कि दोनों में किस तरह से डाइवर्सिटी है, दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं। और इस यूनिट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, किस तरह से हम कह सकते हैं या किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारे इस बिज़नेस में इनकम है या लॉस है। अगर इनकम है तो वो दैट इज़ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को आप जर्नल में रख करके तब आप जान पाएंगे कि डेट वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस। क्योंकि जितना भी रेवेन्यूज, हमें रेवेन्यूज मतलब सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ऑल द वे ऑफ जनरेट रेवेन्यू, ये जितने भी हैं इनको जनरेट करने के तरीके हैं, चाहे हम
गुड्स को सेल करें या फिर जो सर्विसेज हैं उनको भी सेल करें। एक्सपेंसेस जितने भी आप इनकर्ड करते हैं मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ देयर वेजेस, ऑल कम्स अंडर द एक्सपेंसेस। उन दोनों को अगर आप फॉर्मलाइज करें तो आप पता कर पाएंगे कि आपका यानी कि रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस अगर आप सीधा सीधा माइनस करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द फर्म और कंपनी आर इन लॉस और इन प्रॉफिट। इस तरह से हम दोनों का इनकम निकाल पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्यों हमें मेजरमेंट करना चाहिए बिजनेस इनकम का। एज ए गाइड टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये पुराने कैश फ्लो के बेस पर हम बता पाएंगे कि आगे इसी ट्रेंड पर अगर हमारी फर्म चलती है दैट विल गेन प्रॉफिट और लॉस, आगे कितना टैक्स हमको देना हो सकता है उसके लिए बेस हमें पता चलता है। एज ए गाइड टू डिविडेंड पॉलिसी, एज एन इंडिकेटर ऑफ मैनेजरल इफिशेंसी, जो मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वेदर उसके बेस पर भी हम करा पाएंगे कि इस तरह की मैनेजमेंट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या इस तरह को और फर्दर ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। एज ए मेजर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, जितने भी वर्क फोर्स इन्वॉल्व है आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में, उसको एक तरह से मेजर करती है कि उन्होंने कितने घंटे काम किया, किस तरह से काम किया कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, डेट प्रॉफिट किस तरह से कंटिन्यू हो सकता है। तो ये एक रोड मैप क्रिएट करती है, रोड मैप तैयार करती है। अप्रोचेस फॉर मेजरिंग इनकम, इनकम को ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस से ही आप कर सकते हैं या जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे ही आप पता कर पाएंगे कि आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रेलेवेंट टू मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसको आप पढ़िएगा। ये बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग है इससे रिलेटेड हमारा कुछ डिस्कशन आज हमने थोड़ा बहुत किया। बट मैं फिर आपको वही एडवाइस करूँगा तीसरा कि दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ फेस टू फेस काउंसलिंग, इट इज़ ए प्रॉब्लम स्पेसिफिक काउंसलिंग। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, इट वुड नॉट बी हेल्पफुल टू मच, क्योंकि 1-1.5 घंटे में आप उतना आप पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको देखा होगा कि ऑनलाइन में फेस टू फेस में 40 मिनट होता है जहाँ एक टीचर्स आते हैं और वो अपना पढ़ा करके चले जाते हैं। बट काउंसलिंग में तब इंटरेस्ट आता है जब दोनों साइड से। तो इट इज़ माय एडवाइस कि जब भी आगे काउंसलिंग हो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आइए, चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए ताकि क्लास में दोनों तरफ से इंटरेस्ट आए, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। राइट? यस सर, अभी बिल्कुल। आपकी अगर कोई एलएमएस पोर्टल आपने खोल के देखा है, यस सर। उसमें कुछ मटेरियल तो आपको अवेलेबल है उसमें? सर अभी इंग्लिश का मैं कर रही हूँ। नहीं, उसमें कुछ पुरानी वीडियोज भी हैं क्या? ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स? सर सिर्फ असाइनमेंट चेक किया है, यूट्यूब पे होती हैं ये सारी नहीं नहीं, वीडियो। यूट्यूब मत जाइए, आपके एलएमएस पोर्टल पर ही बहुत सारे आपके कोर्स से रिलेटेड देयर आर सो मैनी ऑडियो वीडियो लेक्चर्स आर देयर। क्योंकि यूट्यूब पर बेसिकली प्राइवेट फर्म वो यूट्यूब पर डाल देते हैं और वो सिलेबस से एकदम हट के होती हैं वो, है ना। तो माई यस सर। एडवाइस, या तो स्वयं के ई ज्ञान कोश पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप टाइम मिले टाइम टू टाइम उनको आप रेफ़र कीजिए। स्वयं पोर्टल पर हैं, मूक में हैं बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन जो आर्काइव में पड़ी हुई हैं, उनको आप देखिए और इट विल क्लियर पिक्चर अबाउट योर सिलेबस एंड सब्जेक्ट। अदरवाइज यूट्यूब में आप देखेंगे कि वो एकदम इररेलेवेंट तो हम नहीं कह सकते, नॉलेज ऑलवेज रेलेवेंट होती है, बट कई बार क्या उसमें वो सब्जेक्ट से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको थोड़ा सा पढ़िए, उसमें से टाइम टू टाइम उसको अंडरलाइन कीजिए। और एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे
कि अपने असाइनमेंट्स पर थोड़ा फोकस करिए, जल्दी से उनको लिख करके तैयार रखिए। किसी भी टाइम अगर एलएमएस पोर्टल पर अलार्म आ गया तो असाइनमेंट ऐसा नहीं कि एक ही वन नाइट में आप लिख पाएँ, इट्स रिक्वायर टाइम। आपने असाइनमेंट देखे हैं वेबसाइट पर पड़े हुए? यस सर। उनको सर थोड़ा क्वेश्चंस को समझिए। अगर उनमें से भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप अपने काउंसलर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस कैसे होगा। हाँ बोलें। सर लेटेस्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन 2022 एंड 23 सेशन का दिख रहा है, तो वही करूं? अभी जब नहीं अवेलेबल है तो आपके लिए तो वही लेटेस्ट है, 23 तो चल ही रहा है ना, यस सर। ठीक है। या फिर मुझे लगता है कि आपके एलएमएस पोर्टल पर लास्ट डेट कितना दिखा रहा है, कुछ है लास्ट डेट? एलएमएस पोर्टल पर इज देयर एनी लास्ट डेट शोइंग? सर नहीं देखा है, बस स्टार्टिंग 1 सितंबर से होगी। स्टार्टिंग 1 सितंबर से होगी, ओके। ऐसा करते हैं, 1 सितंबर तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट अगर ओल्ड वन हो गए तो आपकी मेहनत मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो एग्ज़ाम के लिए काम आ जाती है। लेकिन थोड़ा और वेट कर लीजिए, 15 दिन और बचे हुए हैं, है ना। इतने में आपकी कुछ काउंसलिंग से भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है नहीं। ओके। क्योंकि कुछ यस ना सर। कुछ तो डिस्कशन, कुछ नई चीज़, कुछ चीज़ हम जब पढ़ते हैं तब याद नहीं रहती है, जब हम डिस्कस करते हैं ना तो लॉन्ग ड्यूरेबल तक याद रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम उसको रिमेंबर कर पाते हैं, राइट। इसलिए देख लीजिए आप, सितंबर तक वेट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। और जब भी आगे काउंसलिंग हो थोड़ा सा सा इसको पढ़ लीजिए। और ये तो BCOC जो 01 था ना, कौन सा था, 031, ठीक। इसमें से अगर आपको कोई डाउट होगा तो जिस भी दिन हमारी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी आप सब तैयार करके रखिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी एक दिन, ठीक। यस सर, बिल्कुल। चलिए अब विदा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।